गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। आईएमएफ ने ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस का प्लान मांग लिया है। ट्यूबवेल सार्फिन को बजट सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली 40 पैसे और गैस 172% महंगी हो चुकी है। टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल की सूरत में फौरी तौर पर नए इकदाम करना होंगे। रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज ज़ेर गौर है, ताहम आईएमएफ इस पर रजामंद नहीं है और आईएमएफ ने ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाने के लिए सूबों से टाइमलाइन तय करने का मुतालबा भी किया है। आईएमएफ की आइंदा किस्त और आखिरी तीसरी किस्त के बाद पाकिस्तान एक और प्लान मांगने का इरादा रखता है, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब आईएमएफ की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया जाए। पाकिस्तान के लिए ये भी मुमकिन नहीं कि आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए मनमर्जी की माशी इस्लाहात कर ली जाए, लेकिन फिर महंगाई के इस तूफान में मुमकिनात क्या हैं ये आपको बताएंगे। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पीटीआई की पॉलिसी की। रऊफ हसन कहते हैं इदारों के खिलाफ महाजराई नहीं करेंगे, लेकिन गौहर खान कहते हैं आइंदा इलेक्शन में हमारा बयानिया सिविल सुप्रीमेसी होगा। हामिद खान कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। शाह महमूद कुरैशी के बाहर आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करने की खबरें हैं, लेकिन अभी तक ये समझ से बाहर है कि पीटीआई को इस वक्त चला कौन रहा है। उधर नून लीग कहती है कि 9 और 10 मई के जिम्मेदारों से कोई बात नहीं होगी, लेकिन पीटीआई की तरफ से मुसलसल बातचीत के सिग्नल मिल रहे हैं। उधर शोहदा के खानदान मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, इसके लिए अपील भी की जाएगी। और आखिर में पंजाब के अजला को स्मोक के पेश नजर बंद करने की बात करेंगे। क्या ये दानिशमंदाना फैसला है कि बड़े शहर 4 रोज के लिए बंद कर दिए जाएं? इस सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएमएफ के मामला वफ्त के मुज़ाकरात के। आज भी 2 राउंड है। ज़राई टैक्स, रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स की बात की जा रही है। तो शाम साहब, क्या ये काबिल अमल है? देखिए, इस पे तो मैं बताता हूँ काबिल अमल किस हद तक है, लेकिन एक चीज़ बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई डॉक्टर साहब, वो ये है कि आईएमएफ ने पूरे शिकंजे में कस लिया, आपको बांध दिया है। अब ये जो हम राइट लेफ्ट होते थे ना, अब वो जो इतलात आ रही हैं, वो इतलात क्या आ रही हैं, जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है और वो जो रिपोर्ट भी हो रही है, वो ये है कि जी बाकायदा एक नया एक्शन प्लान अनवर रज़ा वो उनको दे दिया बना के, हमारी कैबिनेट से अपने अप्रूवल उसकी होनी है। 60 पेज का वो है, जिसमें सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को उन्होंने कहा कैसे ठीक करना है। सबसे ज़्यादा उनका कंसर्न था सलमा के भी, ये आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है ना, ये तबाही का बायस बन रहा है, इसको आप कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए कहते हैं आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूर करता है, जहाँ माल खाया जाता है, जहाँ पे साफनिंग ऑफ द फंड्स होते हैं, इसको आप ठीक करें। और फिर ये नहीं है कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो बीसीओ के हिसाब से प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहे हैं, इसको आप ख़त्म करें। एक ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है, जो इससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब अहम चीज़ है, वो एक अरसे से आपको याद हो मुशर्रफ के ज़माने में $250 बिलियन 200 से $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया था रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एफबीआर की, वो खाया गया था और नहीं लगा था। अब उन्होंने कहा कि जी आपकी यू विल हैव टू डू रीस्ट्रक्चरिंग, इसको आप करें। और जो 2018 में पीटीआई के दौर में तय हुआ था कि जी पॉलिसी और एक्शन लेवल जो है ना अलहदा करेंगे, ऑपरेशन के इसको अलहदा करें, वो करने के लिए तैयार हो गए। अब ये होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जी ये जो आपके सफ़ेद हाथी पाल रखे हैं आपने जिस अंदाज से बड़े, इसके लिए वो कह रहे हैं कि जी इसके लिए भी बड़ी वाज़ह पॉलिसी बना ली गई है। पहले इसकी अप्रूवल होगी एसआईएफसी में, फिर ये कैबिनेट में जाएगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और जितनी डॉक्टर साहब कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है ना इन अदारों की, वो तय की जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि पहली मरतबा कम अज़ कम इस हवाले से, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हवाले से, जो आज भी हम देख रहे हैं 1000 से 1200 रुपये की ब्लीडिंग हेमरेजिंग जो हो रही है, इसको रोका जाएगा। मेरा ख्याल है इस लिहाज से बड़ा अहम है। अब आपका अगला सवाल, एक चीज़ और है जो बड़ी अच्छी है इस हवाले से, वो तरक्याती बजट को कहते नहीं, अनअफोर्डेबल का लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि हाँ, उन्होंने कहा ये है ही नहीं। आप किस बुनियाद पे 800 से 900 और 1200 अरब क्या रखते हैं, सूबों का अलहदा रखते हैं, सेंटर का अलहदा, आप बताएं कैसे करें ये करने की बात। दूसरी बात यह कि ये बड़े अरसे से चल रहा था कि जी रियल एस्टेट पे आपने टैक्स कैसे लगाना है, फिर एग्रीकल्चर इनकम पे आपने टैक्स कैसे लगाना है। देखिए इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया था कि डॉक्टर महबूब के ज़माने में, आज से 35-40 साल पहले की बात है, 35 साल पहले, वो कहा करते थे अनवर रज़ा कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, लैंड जेंट्री है, वो 600 अरब रुपये, उस तक की बात है, 600 रुपये सालाना कमाती है और 2 अरब भी जो है ना वो टैक्स नहीं देती। अच्छा। अब ये बढ़ के कहाँ से कहाँ चला गया। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए एक ज़रूरी है कि बाहर से डायरेक्शन दिलवाई जाए, जो कुछ भी हो। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें पहली दफ़ा एसआईएफसी में डिस्कस हो रही हैं और फिर उसके बाद कैबिनेट में जाएंगी। तो मेरा ख्याल है सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स देंगे और टैक्स नेट में लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल है हम जो बैगिंग बाउल लेके फिर रहे हैं, हमारी से तब जान छोड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ अच्छी खबरें भी आईएमएफ की तरफ से, वो क्या है? सलमा, पहले तो जिस ख्वाब में आप, मैं, बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, ये ख्वाब सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने देखा था।
اور پھر ان کا میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اور ہم باقی سب لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. آج یوم پیدائش ہمارا اپنا ملک ہے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو کتنی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں, سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں. اور ایک سلمہ جو میرے ذہن میں جو پیغام رہتا ہے علامہ اقبال کا, پاکستانیوں کو جو پیغام دیا تھا انہوں نے, وہ کہتے تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ پیغام ہم اب بھولے بیٹھے ہیں. سفید ہاتھی کے اوپر اگر میں کچھ بتا دوں, سفید ہاتھی احتشام صاحب لفظ نکلا کہاں سے تھا؟ تھائی لینڈ کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اگر کسی شہزادے سے ناراض ہو جاتا تھا تو سفید ہاتھی دیتا تھا. سفید ہاتھی ان کے کلچر میں ایک مقدس گائے ہوتی ہے, اس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں, اس کو صرف آپ نے کھانا کھلانا ہے. تو اب وہ سفید ہاتھی جس شہزادے سے ناراض ہوتا تھا اس کو دے دیتا تھا اور وہ پھر شہزادہ بینکرپٹ ہو جاتا تھا, کیونکہ اس کو کھلا کے کام تو اسے لے نہیں سکتا تھا. تو وہی والی چیز, ہاں, یہ سفید ہاتھی کا جو ٹرم ہے یہ وہاں سے نکلی. اچھی خبریں دیکھیے احتشام صاحب, جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں ہم ہمیشہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے کہ ان کے ایگریمنٹس نہیں ہو رہے ہیں. 6 مہینے سال گزر جاتا ہے. آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھ لیں, پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں دیکھ لیں. اس دفعہ یہ غیر سیاسی حکومت ہے ایک, اور جو 5 بڑے نکات جن کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں سے 4 جو ہیں انہوں نے کمپلیٹ کر دکھائے. پہلا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بجٹ کے اندر ایک پرائمری سرپلس کریٹ کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اخراجات اور حکومتی آمدن جو ہے, آمدن اخراجات سے زیادہ ہو صرف کر دینے سے پہلے. وہ ہم نے کر دیا اس دفعہ, اس حکومت نے وہ کر دکھایا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ روپے اور ڈالر کے درمیان میں جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو فرق ہوگا 1.25% سے زیادہ نہ ہو. یہ بھی کر دکھایا انہوں نے, مکمل کر دیا. بجلی کا ذکر آپ نے کیا, ٹیرف بڑھ گئے ہیں, سرکولر ڈیٹ اس سے نتیجے میں کم ہو جائے گا. گیس کی ریشنلائزیشن ہو گئی ہے, ٹیرف کے اوپر سب ریشنلائز کر دیے گئے ہیں. ایک 5ویں شرط جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی, وہ جو ایکسٹرنل گیپ کے حوالے سے تھی. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کوئی 4.5-5 بلین ڈالر کا ابھی آپ کا گیپ رہ گیا ہے, جو ہم نے 28 ارب ڈالر کہہ رہا ہے آئی ایم ایف ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, اور ہماری وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ وہ 23-24 ہے, تو وہ 4.5 بلین ڈالر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, بڑا سیریس فال آؤٹ مہنگائی پہ 172% گیس پرائسز کا بڑھنا, اور وہ جو چھوٹے یونٹ جو استعمال کرنے والے تھے 600 سے اس کو 1000 کر دیا, ایک جگہ 1200 کر دیا. یہ تو ایک نیا حساب. دیکھیے اور 40 پیسے بجلی بھی بڑھا دی ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ $15 کی گیس لے رہے ہیں عالمی منڈی سے اور ملک کے اندر $2 کی بیچ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ دکان چل سکتی ہے؟ دکان بند ہو جائے گی. تو پاکستان جو ہے یہ $15 کی گیس لے رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے $2 $1.5 کی گیس اپنے صارفین کو بیچ رہا ہے. یہ آپ کو, مجھے انور رضا کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ گیس کمپنی جو لاسز شو کر رہی ہیں وہ ہم سے کیوں وصول کر رہی ہیں؟ وہ اپنے لاسز ٹھیک کریں نا. یہی وجہ ہے لاسز, کرپشن اس کی. دیکھیے کوئی بھی کمپنی اگر $15 کی گیس لے گی اور $2 کی آپ کو اور مجھے بیچے گی, وہ لاس ہی کرے گی. 890 ارب کا لاس دکھا. لیکن گیس کے معاملے سے پہلے میں چاہتی ہوں خوشخبریاں اگر آپ کمپلیٹ کر لیں کہ اور اچھی. یہ خوشخبری یہ ہے کہ دیکھیے اگر پاکستان معاشی فیصلہ سازی کرے سیاسی اثر رسوخ کے بغیر, تو جتنے گول ہم سیٹ کرتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. اگر سیاسی فیصلے, اگر آپ نے معاشی فیصلے کرنے ہیں سیاسی اثر رسوخ کے تحت کے اثر رسوخ میں آ کے, پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر ایک تاریخ میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے جو وزیر اعظم تھے, مجھے یاد آتا ہے 28 فروری 2022, اچانک ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہا جی میں 10 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم کر رہا ہوں, جو آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. 1 مہینے کے اندر انور صاحب, 1 مہینے کے اندر ملک کو $4 ارب کا نقصان ہوا تھا. $4 ارب. پھر وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران آئے, انہوں نے 8 مہینے ڈیلے کیا, آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا. اس 8 مہینے کے دوران $4 ارب کا ایکسپورٹ کا خسارہ تھا اور $4 ارب کی ریمیٹنس کا خسارہ تھا. ایک سیاسی فیصلہ اور اس کے نتیجے میں $8 ارب کا. ایک اچھی خبر ڈاکٹر صاحب, پبلک انویسٹمنٹ پالیسی کو ڈراسٹکلی چینج کر رہے ہیں. اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے کرنے سے پہلی مرتبہ امید کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. کنٹینیوٹی کنسسٹنسی کو سامنے رکھ. جو فضول خرچی کا بھی انہوں نے ذکر کیا, میں صرف اماؤنٹ بتا دوں اس کی. اس وقت پاکستان نے جو پلاننگ کمیشن کے پاس جو پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں 12,000 ارب 12 ٹریلین روپیز کے انہوں نے پروجیکٹ بنا کے رکھے ہیں, جس میں سارا کھانچہ بازی.
بالکل یہ اب آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ اور پلاننگ منسٹری مل کے کر رہے ہیں کہ اس کو کم کریں. یہ ویسٹ فل ایکسپینڈیچر کا جو آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں تو آپ نے بتا دی, ہمارا جو فائنانسز کا گیپ ہے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. انور صاحب, وزارت خزانہ کہتی ہے کہ ہم معاہدے کا ٹائم فریم یا حجم بڑھانے کی درخواست نہیں کریں گے, تو اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فائنینسنگ گیپ ہے یہ کیسے پورا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو کاشتکار طبقہ ہے, اگر ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے, ملک کا 80% طبقہ ایسا ہے جو 12 ایکڑ سے کم والا ہے, تو ان سے تو آپ کیا ہی ٹیکس لیں گے. تو جو بڑے زمیندار ہیں, ماضی میں ان کے لیے کیوں نہیں پالیسی بنی, ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیا گیا؟ اب اگر ٹیکسز کی بات کریں تو چھوٹے زمیندار بھی آ جائیں گے بیچ میں. ایک فائنینسنگ گیپ ختم کرنے کی بات کی. ایک تو جو اخراجات کی کمی کے حوالے سے آئی ایم ایف نے پلان دیا تھا اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, اور پھر آپ نے ڈیولپمنٹ جو بجٹ رکھا ہوا ہے وہ دیکھیے, اس میں آپ وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بالکل ضائع ہوتا ہے. اور تیسرا جو آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فنڈز دیتے ہیں وہ دیکھیے نا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ تو 3 چیزیں, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, تب آپ اپنا فائنینشیل جو گیپ ہے وہ کم کر سکیں گے. دوسرا آپ نے کہا کہ ٹیکسز کا, دیکھیے یہ جو زرعی اصلاحات کے حوالے سے اس میں ٹیکس عائد کرنا چاہیے تھا. آپ کو تمام جو سیکٹرز ہیں, جو شعبے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ زراعت کے شعبے میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس میں بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے اور بڑا وہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے. اگر آپ اس کو نیٹ میں, اس پہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا اور جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی بڑھے گا. اور دوسری بات, ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی. دیکھیے ریئل اسٹیٹ کا, پاکستان میں ریئل اسٹیٹ والے خود سے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, خود سے سارا انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ میری بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہوتی رہتی ہے. دیکھیے ان کا پرابلم کیا ہے, جب آپ کے ادارے ان کو انڈر دی ٹیبل چیزیں کرتے ہیں تو وہ پھر آپ ٹیکس کی طرف نہیں جاتے. ان کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ سے جڑی ہوئی 40 سے زائد جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس وقت بالکل بند پڑی ہوئی ہیں. اس سے روزگار بڑھے گا, اس سے پیسہ رول اوور ہوگا, آگے بڑھے گا. لیکن اگر آپ ریئل اسٹیٹ اور اس کو زراعت کے شعبے کو ہی دیکھ لیجئے, اسی میں اصلاحات کر لیجئے اور اس کو ٹیکس نیٹ میں صحیح معنوں میں لے کر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اربوں جو ہے نا ڈالر ٹیکس نیٹ میں لانا تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو چھوٹ نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی یہ ٹیکس نیٹ میں انور صاحب, ایک 18ویں امینڈمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. 18ویں امینڈمنٹ جو اس وقت ملک کے قانون ہیں اس کے تحت وفاقی حکومت ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتی. وہ کہتے ہیں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. Why don't you make it a federal subject? فیڈرل سبجیکٹ کیا کریں گے؟ دیکھنا 18 امینڈمنٹ پہلے کا ہے, اس میں آپ دیکھ لیے. پھر دیکھنا شام صاحب اس میں ایک ہرڈل اپنی جگہ پر, پھر شام صاحب اس سے بڑی ہرڈلز یہ ہے کہ جو ادارے ان سے ریلیٹڈ ہے وہ ان سے اس طرح, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح ان کو جو قومی خزانے میں چیزیں آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہیں. ریئل اسٹیٹ والے خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آپ ٹیکس نیٹ تو اپنی جگہ پہ ایک دائرے میں لے کے آئیے, بتائیے کہ ہمارے پاس یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, اس کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے. لیکن جب آپ ان رول ریگولیشن کے تحت بھی ان کو این او سی نہیں دیں گے اور اس طرح کا بگاڑ پیدا کریں گے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو یاد ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ بھی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے شاید, کہ دیکھنا جب یہ ریئل اسٹیٹ والے آتے ہیں نا تو کوئی این او سی نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں پورے ملک سے اور یہ غریبوں کا اربوں روپیہ لے کے چلے جاتے ہیں اور پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کے ایک چیز ہے انور رضا, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 18ویں, ڈاکٹر صاحب یہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ جو ہے نا پروونشل سبجیکٹ ہے ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا. یہ لینڈڈ جینٹری جو 70-80% لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے ڈے 1 سے ہی فیصلہ کیا کہ ٹیکس نہیں دینا. لیکن جو ایگریکلچر سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت بڑے زمیندار وہ ہیں جو آپ کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ اس کو ٹیکس نیٹ میں اور اس کو اصلاحات میں نہیں آتے. غریب آدمی تو بیچارہ کسی نہ کسی طریقے سے پس رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دیکھنا آپ نے 12 ایکڑ سے کم کی زمین کی بات کی, لیکن اس زمین کے مطابق ٹیکس لگائیے نا. لیکن اگر آپ ایگریکلچر شعبے کو اگر آپ لے آئیں گے اس میں ٹیکس میں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اصلاحات ہوگی اور پاکستان کی اکانومی میں بھی خاصا فرق آپ کو بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, ایکسپرٹس ابھی یہ کہتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پہ شرح سود کم ہوتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو پاکستان کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے جی, بات بڑی سمپل ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کا فرق آتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی ایسی روایت بدقسمتی سے رہی نہیں کہ وہاں پہ اگر بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے, بہت زیادہ ریٹ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جو اس کا ریلیف عام آدمی تک پہنچتا ہے وہ بہت کم پہنچتا ہے. لیکن وہاں پہ اگر ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ریلیف کی بجائے تکلیف عام آدمی کو بہت زیادہ پہنچتی ہے. اسی بیس کے اوپر ہماری حکومتیں فیصلے کرتی ہیں اور سارا کچھ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نے چونکہ یہ کہا ہے اور انٹرنیشنل پرائزز ایسے ہو گئی ہیں. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آئل کی پرائس اگر انٹرنیشنلی کم ہوتی ہے
तो हम तवक्को करते हैं कि इस रेशो से यहाँ भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। महंगाई इस लेवल पे नीचे जाएगी, वो नहीं जाती। अगर ऑयल प्राइसेस कम होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट है या बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे रिलीफ नहीं मिलता। एक प्राइस पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की अगर बढ़ जाए तो फिर बहुत कम देखने में आया कि वो वापस कभी पहले वाली पोजीशन में आई हो, वो आगे की आगे ही चली जाती है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर कैसे होगी और IMF का मामला किस तरह होगा। बहुत सारे माजी के अंदर हुक्मरान ऐसे रहे कि जो IMF से जान छुड़ाने के दावेदार रहे कि हमने IMF को बाय बाय कर दिया। सागडार साहब बात करते रहे, वजीर खजाना जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए शौकत अजीज साहब, वो भी इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि जी मैंने फारिग कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे गले में पड़ गया। सवाल ये है कि ये आपके गले में पड़ी रहेगी ये सारी मामला, और IMF का इसी तरह गुलामी हमें करनी पड़ेगी जब तक आप इन रिफॉर्म्स को लेके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते और अपने जो आपकी इनकम है, जिस तरह आपके एक्सपेंस हैं, आपकी इनकम है, उसके अंदर आप तवाज़न नहीं लाते। IPPs का इशू है जो हमारे सर पे थोपा गया है और आज तक हम नहीं पूछ सके कि ये कौन हजरात थे, किस तरह ये मुआहदे हुए थे, किस तरह ये आगे पूरी नस्ल भुगत रही है। इसी तरह जो तरक्याती फंड्स की बात हो रही थी, ये पहली दफा हो रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर ये बिलियंस रुपए के बजट खर्च हो रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे पूरा सूबा उखाड़ के रख दिया है, सड़कें, सोलंग, नालियां, हर चीज बन रही है। तो ये सारा जो पैसा जिस तरह MNS को बांटा गया, जिस तरह तरक्याती फंड्स में दिया गया, जिस तरह अभी 1100-1200 लोग इलेक्टेड आएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये 1100-1200 लोगों के अखराजात शुरू होंगे। फर्क कितना पड़ता है उनके आने से या ना आने से, इस मुल्क के चलने पे, गवर्नेंस पे कितना फर्क पड़ता है, ये अलग से इस पे पूरी एक गुफ्तगू हो सकती है। IMF ने यकीनी तौर पे, मेरी वहां बात हुई थी एक दो साहिबान जो इजलास के अंदर थे, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बार बार इस पे फोकस किया है कि आपके अखराजात जो सिस्टम के अंदर नॉन प्रोडक्टिव अखराजात है उसको कम करें और आपके गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको ठीक करें, और जो टैक्स नेट में पहले लोग आ गए हैं उनकी बजाय टैक्स नेट को थोड़ा बढ़ाएं ताकि ये चीजें बेहतर हो सके। और एग्रीकल्चर की बात हो रही थी कि वो टैक्स नहीं वहां से आता। मैं भी एक छोटा सा किसान हूं, हमारी भी थोड़ी जमीन है। ऑलरेडी छोटा किसान जो है वो तो बेचारा पिसा हुआ है, जो बड़े जिम्मेदार हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पे उनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है अगर पॉसिबल हो। बिल्कुल ठीक है, आपका कमेंट ऐड कर दूं जो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन से लिंक करती है कि IMF ने अपने प्रोग्राम को डॉक्टर साहब लिंक कर दिया इलेक्शन के साथ, और वो कहते हैं कि ये 3 बिलियन का प्रोग्राम है। उसके बाद जो हमने फैसला किया कि अगला प्रोग्राम भी लेना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम लेना, उसको भी उन्होंने लिंक किया हुआ इलेक्शन के साथ। इलेक्शन होगा तो ये होगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक, कुछ अपने पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करेंगे। साबिका दौरे हुकूमत में किस तरह से करप्शन हुई, PTI दौर में वो दास्तान भी आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा इस वक्त PTI की क़यादत कौन कर रहा है, असल में PTI के अंदर चल क्या रहा है, वो भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत के मैदान में बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत सी चेंजेस देखने में आ रही हैं। PTI अपना भरपूर कमबैक चाहती है, लेकिन सबसे पहले तो सदर ने खत लिखा, फिर PTI की चेयरमैन से मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन से। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई को भी चैलेंज किया है। रऊफ हसन एक पॉलिसी बताते हैं, गौहर खान उसके ऑपोजिट दूसरी पॉलिसी बताते हैं। इस वक्त तहरीके इंसाफ कहाँ खड़ी है, अनवर साहब? देखिए, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है और खड़ी नहीं है, अब तो लेटी भी है। और दूसरी बात सलमा, देखिए अभी डायरेक्शन लेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वन मैन शो था, और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उस वक्त आपको पता है जेल में। अब जिस शख्स को जो बेहतर लगता है वो कर रहा होता है। अच्छा, अंदर से डायरेक्शन आती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी मेन लीडरशिप सारी जेल के अंदर, और जो नहीं है वो भाग गए हैं। आज भी 2 लोग मानसरा से इतला के पकड़े गए हैं, एक अली नवाज अवान जो जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है MNA, और एक आमिर डोगर जो चीफ व्हिप है PTI के। अच्छा, डायरेक्शन लेस है, इस वजह से कोई उस तरह की पॉलिसी नहीं है। आप देखिए, जैसे कोई अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिल के आता है तो वही गुफ्तगू जो उनकी पहले थी वही वो बाहर आकर करता है। मैं गौर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी मीडिया गुफ्तगू की और आपने देखा कि क्या भी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा। भाई आपने जो किया उसके बाद अब भी आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। देखिए, आप तो अपने सर्वाइवल कर ले तो वो बड़ी मुश्किल है, वो जो हालात है जो आपने खुद अपनी फैसलों से पैदा किए हैं, खुद किए हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अब
उन्होंने आज भी स्टेटमेंट दिया चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद कि वो कह रहे हैं कि हम जो है चेयरमैन को वो नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? देखिए उनकी गुफ्तगू से मुझे लगता था कि ये बिल्कुल उनका अपना ये जो ख्याल है या चेयरमैन पीटीआई के जो तासुरात नजरियात है या वो हो सकते हैं या जो उनकी सोच है। देखिए जो साइफर केस है और जो बाकी फंडिंग फॉरेन फंडिंग वाला केस है बड़े इंपॉर्टेंट केस है। एक में तो डॉक्टर साहब वो 3 साल के लिए नाअहल भी हो चुके हैं। देखिए ये अब मुमकिन है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि बैट रहेगा आपके पास, बल्ले का निशान रहेगा, लेकिन हैंडल के बगैर आप इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ऐसा लगता है। जो बात आप कर रही थी कि डायरेक्शन लेस होने की वजह से अब उनकी ना कोई पॉलिसी है ना कोई, हर बंदा अब अपनी जान बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, या कोई भाग रहा है या कोई पीटीआई छोड़ रहा है। अब इनको इस 5 साल तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक डायरेक्शन में आके तो कोई आगे इंतखाबात में उस तरह हिस्सा ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको हालात मुख्तलिफ नजर आते हैं। जुल्फिकार साहब, 9 मई के वाकयात के बाद जो लोग उसमें मुलविस थे उन सब कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना नून लीग बात करना चाहती है, ना एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है, सब तरफ से दरवाजे बंद हैं। शोहदा की फैमिली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि फौजी अदालतों में इन सब का ट्रायल होना चाहिए और उसके लिए अपील भी दायर करेंगे मंडे को। एग्जैक्टली आपको लगता है कि इस सब के बाद पीटीआई आइंदा इलेक्शन में भरपूर कंटेस्ट करने के काबिल होगी? देखिए जी, 9 मई का जो मलबा है वो इतना बड़ा है कि उसके नीचे जो पीटीआई का फर्द या लीडर आ रहा है वो बच नहीं पा रहा, और उनका अंजाम भी आप देख रही हैं, उनके पेशियां भी देख रहे हैं और उनके ऊपर जो केसेस हैं उनकी नौयत भी देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 9 मई का जो वाकया था वो बड़ा अलार्मिंग था। जिस तरह पीटीआई के लोग अगर मजम्मत कर रहे हैं तो एज ए पाकिस्तानी आप और मैं, तो जाहिर है हमारे जज्बात तो और हैं कि किसी अदारे को इस तरह कैसे टारगेट किया जा सकता है और कैसे पाक फौज के इन इंस्टॉलेशंस को जिस तरह किया गया उसकी किसी भी मुल्क के अंदर कैसे इजाज़त मिल सकती है। और पाकिस्तान का जो फौज का अदारा है वो तो वैसे ही इस कौम का प्राइड है, और उसको इस तरह टारगेट करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन देखना यह है कि आज भी पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के आप देख रही हैं सर्वे हो रहे हैं कि जिसमें पीटीआई नंबर 1 आ गई, नून लीग पता नहीं दूसरे नंबर पे आ गई और फलानी तीसरे नंबर पे चली गई। ये सारे सर्वेस के बावजूद इसको मटेरियलाइज करके वोटर्स में तब्दील करना और उसके बाद आपकी कैंडिडेचर को फाइनल करना, टिकट्स तकसीम करना, पार्लिमानी बोर्ड्स बनना, इलेक्शन के प्रोसेस में जाना, फिर इलेक्शन डे को मैनेज करना और इलेक्शन कैंपेन चलाना, उससे भी बड़ी बात। ये सारे मराहिल हैं। जिस तरह अनवर रजा साहब ने कहा कि डायरेक्शन लेस है, मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन लेस के साथ ये लीडरलेस भी है। तो लीडरलेस पार्टी डायरेक्शन लेस होते हुए वो ये सारे मराहिल कामयाबी के साथ कैसे तय करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो अपने अलावा किसी शख्स को ना पार्टी में तस्लीम करते थे, ना सेकंड ईयर उन्होंने को पैदा होने दी, ना उस तरह की लीडरशिप उन्होंने बनाई। ये नवाज लीग को भी रगड़ा लगा, लेकिन उस रगड़े के बावजूद नवाज शरीफ एग्जैक्टली अगर कंपैरिजन करें तो नून लीग के अंदर जिसको हम पॉलिसी सियासत कहते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर अगर टॉप टियर लीडरशिप गिरफ्तार होती है तो सेकंड टियर लीडरशिप तैयार होती है पार्टी को मजबूत रखने के लिए, ऐसे वक्त में संभालने के लिए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद है, नून लीग की लीडरशिप भी मौजूद है और वो खड़ी है और वो लीडर के साथ बुरे हालात में खड़ी रही। लेकिन यहाँ पे ये सारे लोग तितर बितर इसलिए हो गए कि ये सारे एक गुब्बारे में हवा की तरह था, वो थोड़ी सी लगी और वो सारा फट गया। तो ये सारे नजरियाती लोग इस पे कितने थे, सिलेक्टेबल या इलेक्टेबल कितने थे, वो सारी चीजें सामने आ गई। जो नजरियाती लोग थे उनका बदकिस्मती से एक्सपीरियंस कोई नहीं। अभी गौर साहब की बात हो रही थी, या इस तरह के जो नए नए लीडर्स बन रहे हैं वो इस पार्लिमानी सिस्टम को उस तरह से समझते ही नहीं जिस तरह रवायती पॉलिटिशियन इस मामले को समझते हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम की जो रवायती पार्टीज हैं उससे ये नए नए नौजवानों का मुकाबला है, ये बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी जलसा था, लेकिन दिन भर मीडिया पे जो करप्शन की दास्तान चली वो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज थी। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। वजह ये थी कि जनाब चलता रहा कि फराग होगी ने 3 सालों में ज़ाहिरी असासे उनके 420% बढ़े और गैर ज़ाहिरी असासे जो थे, जो हिडन थे, वो 15,300 अरब रुपए बढ़े। अब ये खातून अवामी ओहदेदार भी नहीं थी, सदर नहीं थी, वजीर आजम नहीं थी, सिर्फ उनकी दोस्ती यारी थी बुशरा बीबी के साथ या इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी की वजह से ताल्लुक था। अगर उन्होंने इतना माल बनाया, जो पोजीशंस पे थे, उन्होंने क्या तबाही फेरी होगी? देखिए सलमा, आप जब ये बात कर रही हैं ना, और मैंने आज डॉक्टर साहब सारा दिन जब मैंने
हर घंटे की जो न्यूज़ बुलेटिन सुन रहा था ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे बड़े चैनल जो है ना चेक किए कि वो क्या उनकी लीड क्या होती। आप देख लें अनवर साहब, सबकी लीड यही थी कि जो करप्शन की दास्तानें थी। फिर उन्होंने लोगों के कमेंट्स भी लिए, सियासी लीडरों से भी बात की, लेकिन सवाल ये कि इतनी कन्विंसिंग थी बात। मसलन चलें फराग होगी और ये इन्होंने जो पैसे बनाए, जो अभी आगे दास्तानें निकलेंगी गुजार साहब की, वो सबको पता है कि 8 लाख रुपया उन्होंने जब वो पॉलिटिक्स में आए उन्होंने अपने असासे अपना जो कैश टू शो की 8 लाख। डॉक्टर साहब आपको पता है आप कितने 6 अरब रुपया उनका जो है ना वो डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड पता नहीं कितना है। उसकी वजह यह कि अब बातें साबित हो रही हैं कि 10 से 15 करोड़ रुपए की आप पोस्टिंग ट्रांसफर हर जगह आप दिया करते थे, कैसे होगी? सारी दुनिया आपको कहती रही इनको चेंज कर दें, क्या कह के मेरा ख्याल अब तो कहना फजूल है, बात उन्होंने नहीं मानी। देखिए मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, इस वक्त जो लेसन लर्न करना चाहिए ना, अपनी गलतियों से सीखें। क्यों लोग कहते हैं भाई ये गलतियां भांज नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती। इन्होंने ना अपनी गलतियों से सीखा, ना इन्होंने इंटरनेशनल सतह पे सियासत में कुछ सीखा। अभी देख लें, अपनी मिसाल ले लें अनवर साहब, बेनज़ीर मरहूमा जब वो कैद हो गई थी, उन्होंने क्या किया था? लीडर रखना पड़ता है। उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को, मरहूम को, उन्होंने पीपल्स पार्टी पैट्रियट का चेयरमैन बना दिया था। उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात, पार्लियामेंटेरियन, सॉरी पैट्रियट कह रहा हूं, पार्लियामेंटेरियन, वो तो मुशर्रफ साहब ने बनाई थी पैट्रियट, पार्लियामेंटेरियन के सरबराह बना दिया था। वो एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात रखते थे, सियासी जमातों से, उन्होंने अपना रास्ता निकाला था। अब इस वक्त टोटल डिस्कनेक्ट है जो इस वक्त पीटीआई में। अब देखें कोई बात किसी को नहीं समझ आ रही कि लीडर कौन क्या बात कर रहा है। देखिए अब लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। अब इस स्टेज पे अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि चंद दिनों में आप खबर सुनेंगे कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब बाहर आ जाएंगे, वो पार्टी को लीड करेंगे और फिर किसी तरीके से कहा जा रहा है 30-35 सीटें जो है ना वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें भी इफ एंड बट्स है, क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा हाँ मिलेगी कि नहीं कासिम के अब्बा की, और फिर इनके जो ताल्लुकात अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कैसे इनके ठीक होंगे। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में देखना चाहिए कि जहाँ बाकी सियासी जमातें लड़ रही हैं। अभी मैं बिलावल भुट्टो साहब का बयान देख रहा था, वो सख्त नाराज है पीपल्स पार्टी से। वो कहते हैं कि जी किसी ने पूछा आपका राब्ता है इनके साथ, केएमएल के साथ, वो कहते हैं इनके साथ हम कांटेक्ट में हैं लेकिन वो सिलेक्टर के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है ना, ये उनका अब देखना चाहिए, उनकी अपनी लड़ाई है, लेकिन एक सियासी बड़ी सियासी जमात का बाहर रहना, उसका लीडर कोई ना हो, उसको लीड करने वाला ना हो, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन एहतिशाम साहब एक बात तो है, मुझे अब समझ में आया कि उस्मान गुजार को वसीम अकरम प्लस क्यों कहते थे, उनके रहते इतना माल बनाया जा एहतिशाम साहब, मेरा ख्याल ये है कि अभी जो बिलावल भुट्टो साहब की या पीपल्स पार्टी की लड़ाई है या तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने पीएमएलएन को, ये सियासी हिकमत अमली के तहत है। इलेक्शन के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि ये भी पीडीएम प्लस का हिस्सा बन जाए। देखिए एहतिशाम साहब, अगर आप बात करते हैं किसी एक बड़ी जमात को सियासत से बाहर रहने की, क्या आप यहाँ पर बैठ के ये हम नहीं कह सकते कि जो उसका इस मुल्क में कोई नहीं कि उसका कोई जायजा लिया जाए, उसको पकड़ जाए, कुछ किया है, वो तो पीटीआई के नहीं, देखे पीटीआई के चेयरमैन खुद कहते थे कि ताकतवर के लिए और कानून और आम आदमी के लिए और कानून। अब ये इस गवर्नमेंट को साबित करना चाहिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, माजी का भी आप करना चाहिए ना, लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या किसी सियासी जमात के ख्वाब टूटने वाले हैं? देखिए ख्वाब बड़े बड़े देखे लोगों ने। जरदारी साहब का ख्वाब आपको याद है, वो कहते थे कि पंजाब से 20-25 सीटें ले लूंगा, बलूचिस्तान में 5-7 मिला लूंगा और सिंध से तो 40-45 में वैसे ही ले लूंगा और फिर बिलावल साहब को वजीर आजम बनाऊंगा। तो ये ख्वाब तो पूरा होता नजर नहीं आता है, तो बिल्कुल गया। पीएमएलएन वाले भी ख्वाब देखा करते थे, आपको याद है, अभी तक देख रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि 2/3 हमारी मेजॉरिटी होगी एमएनए, यानी कि हमारे पास कोई 220-225 एमएनए आएंगे नेशनल असेंबली के अंदर। वो भी नजर नहीं आता। 2/3 मांगेंगे तो सिंपल पे आएगी, सिंपल भी नहीं बनता, मेरे हिसाब से सिंपल भी नहीं बनता। मुझे जो जमीनी हकायक नजर आ रहे हैं, अगर एहतिशाम साहब उसको स्क्रिप्ट कह देंगे, वो ये हैं कि मखलूत हुकूमत सेंटर में भी, ठीक है, वजीर आजम पीएमएलएन का, ठीक है, और विफाकी हुकूमत लेड बाय एसआईएफसी। अच्छा, इसी तरह सिंध के अंदर मेरा ख्याल है सिंध में भी मखलूत हुकूमत लेड बाय पीपल्स पार्टी। बलूचिस्तान में भी क्या चीजें चाहे हो गई है। इसका मतलब यह है कि एक नेशनल अलायंस, जिसको आप पीडीएम प्लस कह लें, जो पीडीएम बना था उसके अंदर और कुछ जमातें जमा कर लें, ये ही रूल करेंगी पूरे पाकिस्तान में, विफाक में भी और सूबों में भी। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने वोट कास्ट करने अपना माइंड बना ले भाई किसको, हम ब्रेक में ये भी डिस्कशन करते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके जुल्फकार साहब से पूछेंगे कि उनका शहर आज बंद क्यों है। हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। स्मॉग एक बड़ा मसला है जो कि तकरीबन हर साल हमें दरपेश होता है, खास तौर पे लाहौर में और पंजाब के और भी कुछ शहरों में। तो पंजाब के चंद शहर 4 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। आज से लेकर इतवार के रोज तक चंद शहरों को बंद रखा जाएगा मुकम्मल तौर पे। यूनिवर्सिटीज भी बंद होंगी, हॉस्पिटल, बैंक सब बंद होगा। लेकिन जुल्फिकार साहब, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, हुकूमत वक्तन फवक्तन इस तरह के फैसले तो आपको पता है करती रहती है, और पाकिस्तान के शहर लाहौर का कभी कराची से, कभी दिल्ली से और कभी कुछ और शहर है उनसे मुकाबला रहता है, और अल्लाह के फजल से लाहौर हमेशा ही नंबर 1 होता है स्मोक के हवाले से। लेकिन स्मोक भी एक परमानेंट फीचर बन गया। जिस तरह हर साल सैलाब आता है, हर साल स्मोक आती है, लेकिन ना हम कभी सैलाब के लिए कोई ऐसे मैय्यत ले सके ना इसके लिए लेते हैं। अभी ये एमरजेंसी माहौलियाती हवाले से नाफज है, आपको पता है। इसमें रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया गया 3-4 दिन के लिए। इसमें शादी हाल के लिए किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, मुझे समझ नहीं आ रही। ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों ने इस पे एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो सवाल ये कर रहे हैं कि ये 3 दिन या 4 दिन के लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के बाद क्या ये स्मोक खत्म हो जाएगी? क्या इसके लिए 4 दिन रेस्टोरेंट बंद करने से इसका क्या नतीजा निकलेगा? बिल्कुल ठीक है। ये वैसे ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए था। आपको पॉइंट आ गया अनवर साहब। देखा देखी दिल्ली में ऐसे होता है, तेहरान में ऐसे होता है कि शहर को बंद कर दिया जाता है, मार्केट्स और सारी चीजें बंद हो जाती हैं। हमने भी बंद कर दिया। हमने कारखानों का जो हमारा वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, हमने उसको ठिकाने लगाने के लिए कोई भारी जुर्माने नहीं किए, पॉलिसी नहीं बनाई। फसलों की बाकियात को जलाने का अमल, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में भारतीय पंजाब के अंदर जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं उसकी वजह से भी हमारा एनवायरमेंट आलूदा होता है। हम देखा देखी वो कर रहे हैं जो दूसरे मुल्क कर रहे हैं, हम अपने लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। देखिए, जो आलूदा तरीन शहर है उनमें लाहौर का शुमार होता है, और हम जो जुज़वी फैसले होते हैं वो करते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं उनकी तरफ नहीं जाते। मसलन जो आपने कहा, हमें जो आलूदा कारखाने हैं उनको बंद करवाने चाहिए, उनके जुर्माने करने चाहिए, और जो फसलों को जलाया जाता है उसको रोकना चाहिए। उन इकदामात की तरफ नहीं जाते। देखिए, इस फैसले से क्या होगा, आपके जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, उनका क्या होगा? 3 दिन अगर आप शहर को बंद रखेंगे, अगर मार्केटें और खाने रेस्टोरेंट बंद रखेंगे, तो मुझे बताएं उससे कितना इम्पैक्ट आम आदमी पर जाएगा। लिहाजा इस तरह के फैसलों से पहले आपको ऐसे फैसले करने चाहिए, पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जो इसकी जड़ है पोल्यूशन की, उसको खत्म करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इस तरह के फैसलों से आवाम की जिंदगी जड़ से खत्म करना चाहिए मसले को। मुतासिर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कितने पाकिस्तानी हैं जो स्मोक की वजह से मुतासिर हो रहे हैं? हैरानकुन अदाद शुमार हैं सलमा, जो पोल्यूशन की वजह से, जिसको वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि शदीद सांस की बीमारियां। इत्तेशाम साहब, 4 करोड़ पाकिस्तानी। ओह माय गॉड। अब सोचिए, 24 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ उसमें से ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज के। इसका मतलब ये है कि 10 या 11 पाकिस्तानी आपको जहां नजर आए उसमें से 2 जो हैं वो पोल्यूशन की वजह से एक्यूट बीमार है। पिछले साल जो तखमीना लगाया गया कि तकरीबन 70 लाख पाकिस्तानी कबल अज वक्त अमवात, यानी कि प्रीमेच्योर डेथ, पोल्यूशन की वजह से 70 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो प्रीमेच्योर अल्लाह को प्यारे हो गए। तो नंबर्स बहुत बड़े हैं, और अभी भी साइंस की बात कोई नहीं कर रहा। आपने 2 बातें बताई कि एक सनती अखराज हैं, और दूसरा आपने बताया कि जो सॉलिड वेस्ट को जलाया जा रहा है। जो सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का इखराज है, जो जिसको व्हीकुलर इमिशन कहते हैं। उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। दुनिया भर में बीजिंग ने बड़ा कमाल का काम किया था। वो एक जमाने में लाहौर से ऊपर आया करता था, ज्यादा पोल्यूशन थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया जी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और उन्होंने कंट्रोल किया व्हीकल इमिशन की तरफ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वन लाइनर तो सलमा इसका ये बनता है कि वो कहते हैं अंग्रेजी में मेथड टू द मैडनेस। आप जब भी कोई आपने फैसला करना होता है ना, आप फैसला करते हैं कि आपने क्या करना है, कुछ काम करना है। ये नी जब रिएक्शन होता है, हम कहते हैं जी ये कर ले वो कर ले। देखिए, जिस अंदाज में अब सब लोगों को पता चल रहा है कि ये इन्फेक्शन इतना जबरदस्त तरीके से फैला है, सांस की बीमारियां, अब उनको कुछ समझ नहीं आना कि जी लॉकडाउन कर दो, 8 जिला खास तौर पे लाहौर के इधर वो कर। पहले कहते थे बुध की छुट्टी। देखिए, अब शुक्र करें खुदा का कि वो जो हो रहा था, एक नया शहर बन रहा था रावी के साथ साथ, परवेज लाई के ज़माने में अरबों रुपये लगा के उसमें भी बड़े खांचे थे, वो अगर होता तो तबाही फिर जानी थी। देखिए, अब इसके लिए तरीकाकार वाज़ह करने की ज़रूरत है, और सरमायाकार रो रहे हैं, कारोबारी लोग रो रहे हैं, सब लोग,
कोई आप किस तरीके से इसको कम करेंगे? जो बुनियादी वजूहात हैं स्मोक की, एक अरसे से हो रहा है ना, दूर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। ये इंडस्ट्रियल मिशन, ये सारी चीजें, इन पे क्यों नहीं आप रोकते? आप देख लें पूरा शहर कहाँ से कहाँ शहर हाउसिंग सोसाइटियां बन के कहाँ से कहाँ चलेंगी, प्लाजे, ये वो, ऊपर से आबादी का तूफान आप देख लें। वो कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा कहते हैं, जिसको कहते हैं 2.5% है जी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब उसको मैनेज करने के लिए कुछ भी ना, नतीजतन हमें इस तरह के मसाइल से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक तो वैसे ही कारोबार नहीं है, सरमायाकारी को नुकसान, फिर होता है ये वो, यानी हमने एक नुकसान के बाद दूसरा नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए हमें बेहतर पॉलिसीज की तरफ है ताकि हम स्मोक से आइंदा सालों के लिए छुटकारा पा सकें। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।